एशियन वी-सॉन्ग से मिलने ग्लोरी होटल पहुंच जाती है। वो वी-सॉन्ग से एंगेजमेंट कैंसिल करने की बात कहती है, पर वी-सॉन्ग का कहना था कि एशियन उसे बहुत पसंद है, इसीलिए वो ये नहीं कर सकता। लेकिन एशियन कहती है कि ये बात वो अब कह रहा है। इतने साल तक उसने उसका इंतज़ार किया। बाद में उसके बारे में बुरी खबरें आने लगी। उसके ग्रैंडफादर भी कितने परेशान रहते थे, इसीलिए उसने वी-सॉन्ग को भुला दिया और सोचा कि वी-सॉन्ग ने भी वही किया होगा। फिर वी-सॉन्ग उसे एक सुझाव देता है कि क्यों ना हम कुछ वक्त के लिए शादी पोस्टपोन करते। वैसे भी लोग उसे एक बिगड़ा हुआ लड़का ही समझते हैं, तो एशियन को बाद में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, वो उसकी ढाल बनेगा। वो दोनों वही करने का डिसाइड करते हैं। वी-सॉन्ग उससे पूछता है कि उसके बदले क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। तभी वहाँ यूजिन आ जाता है और एशियन को वी-सॉन्ग के साथ देख लेता है। एशियन भी यूजिन को देख लेती है और उसे वी-सॉन्ग के सवाल का जवाब नहीं देना था, इसीलिए वो बहाना बना देती है कि अमेरिकन लीगेशन में उसे बुलाया गया है और वह यूजिन के साथ वहाँ से चली जाती है। मार्केट से होते हुए एशियन यूजिन को एक जगह लेकर आती है ताकि उन्हें कोई देख ना पाए और उसकी मदद करने के लिए यूजिन को थैंक्स कहती है। यूजिन जानना चाहता था कि उसके साथ वो आदमी कौन था। एशियन कह देती है कि वो बस एक दोस्त है। यूजिन फिर कहता है कि अगर उसने उसका इस्तेमाल कर लिया हो तो क्या वो अब जा सकता है। एशियन फिर उससे माफ़ी मांगती है और कहते हैं कि बोट राइड के लिए वो इसे एशियन की भरपाई समझ ले। यूजिन कहता है कि वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये मदद एशियन पर उधार रही। ये कहकर वो चला जाता है। एक जापानीज मिनिस्टर जो कि लोगन के पेपर्स के पीछे था, वो दोंगमे से पूछता है कि पेपर्स मिले या नहीं। दोंगमे श्योर नहीं होता कि आखिर वो पेपर्स एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर वो सब एक अफवाह है। मिनिस्टर कहता है कि अगर पेपर्स होते ही नहीं तो लोगन उसे बेचने के लिए इतनी रकम नहीं बढ़ाता। वो मिनिस्टर कहता है कि कल रियोनी आ रहा है, यानी कि वान एक, उसे इसके बारे में सब मत बताना। तुम दोनों जोसन से हो तो एक साइड मत हो जाना। दोंगमे को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि कुछ वक्त के लिए ही क्यों ना हो, मैं भी तो एक जापानीज ही था। दूसरे दिन वान एक बोट से उतरकर जोसन में एंटर करता है। वहाँ दोंगमे उसे रिसीव करने आया हुआ था। वान एक उससे पूछता है कि हयाशी वहाँ क्यों नहीं आया। दोंगमे कहता है कि वो संडे को रेस्ट करता है, गवर्नमेंट ने भी उसके लिए कोई वहाँ नहीं भेजा था। वानिक जानना चाहता था कि हयाशी क्या करना चाहता है और क्या सच में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें इस बात का प्रूफ है कि जोसन के किंग ने अपना काला पैसा चाइना में छुपाया है। लेकिन दोंगमे उसे सीधा कोई जवाब नहीं देता। तभी वानिक की नज़र वहाँ लगे एक लेडी के पोस्टर पर पड़ती है। उसके चेहरे की इमोशंस अचानक से बदल जाते हैं और वो उस पोस्टर को फाड़ देता है। ट्रेन में जाते वक्त वानिक दोंगमे से ग्लोरी होटल के बारे में पूछता है कि क्या सच में वो अच्छा होटल है। दोंगमे कहता है कि वो एक वेस्टर्न स्टाइल का होटल है, इसीलिए बिजनेस अच्छा चल रहा है। वानिक कहता है कि अगर वो होटल अच्छा हुआ तो वो उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। दोंगमे को ये बात खास पसंद नहीं आती। नेक्स्ट सीन में हीना अपने कोच के साथ, जो कि शायद से एक रशियन था, उसके साथ फेंसिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके होटल में काम करने वाली मेड उसे कुछ बताने वहाँ आती है। वो हीना को बताती है कि कैसे जब वो सफाई करने के लिए यूजिन के कमरे में यानी कि रूम 304 में गई थी तो वहाँ का पूरा सामान बिखरा हुआ था, मानो किसी ने वहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश की हो। हीना उस मेड को ये बात किसी से ना कहने को कहती है, वरना खामखा सब गेस्ट परेशान हो जाएंगे। फिर वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। उनसान एक गीशा से बात कर रहे थे जो उन्हें यूजिन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी। तब हमें पता चलता है कि यूजिन के कमरे की तलाशी उनसान ने ही की थी और ये कि वो जोसन में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था जिन्हें रिवोल्यूशनरीज कहा जाता था। तलाशी करते वक्त उन्हें एक ऑर्नामेंट दिखता है जिसे देखकर उन्हें यूजिन ने बचपन में उन्हें दिया हुआ ऑर्नामेंट याद आता है। ये वही था। वो प्रेजेंट में यूजिन के साथ हुए अपने इंटरैक्शंस को याद करते हैं और सारी कड़ियाँ जोड़ते उन्हें समझ आ जाता है कि वो अमेरिकन सोल्जर असल में यूजिन है, जो बचपन में उनसे मदद मांगने वहाँ आया था, और वो हंसने लगते हैं।
जापानीज सोल्जर्स शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब सर्जेंट सूदा सर्जेंट यामादा से कहते हैं कि जिस आदमी ने उन्हें फाइट में हराया था वो जोसन का है ही नहीं, बल्कि वो एक अमेरिकन सोल्जर है। जब वो ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ था तब सूदा ने यूजिन को अमेरिकन सोल्जर की यूनिफॉर्म में देख लिया था। अपना बदला लेने के लिए सूदा जापानीज सोल्जर्स के साथ अमेरिकन लीगेशन के सामने पहुंच जाता है। अमेरिकन सोल्जर्स भी उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है। एक बच्चा जिसकी बहन की यूजिन ने मदद की थी वो ये सब देख लेता है और दीवार लांघ कर जैसे तैसे यूजिन तक ये खबर पहुंचाने चला जाता है। वो यूजिन से माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से वो इस मुश्किल में फंसा। वो रोए जा रहा था, इसीलिए यूजिन उसे चुप कराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जोसन कमज़ोर है, इसीलिए वो तुम्हें नहीं बचाएगा, लेकिन अमेरिका कमज़ोर नहीं है। वो कभी जापानीज से नहीं हार सकता और वो चिंता ना करे। इधर जापानीज सोल्जर्स की तरफ से एक इंटरप्रेटर वहाँ मौजूद था और अमेरिका की तरफ से ग्वानसू। सुदा कहता है कि जो कि यूजिन ने उन्हें मारा था तो उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके साथ जाना होगा, पर यूजिन और काइलर उस पर बातें बनाकर हंसने लगते हैं और जैसे ही सुदा सोल्जर्स को अपनी बंदूक उन पर पॉइंट करने की ऑर्डर्स देता है, यूजिन उससे कहता है कि उसे शायद ये पता नहीं, लेकिन अभी अभी उसने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और बस हवा में एक बुलेट शूट करने की देरी है। सर्जेंट यामादा घबरा जाता है क्योंकि ये सब वो दोनों अपने सीनियर्स को बिना बताए कर रहे थे, इसीलिए वो अपने सोल्जर्स के साथ जापानीज लीगेशन लौट जाते हैं। काइलर यूजिन को गन के इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है, पर यूजिन उसके बारे में भूल ही चुका था। वो एशियन से बात करने उसकी प्रैक्टिस वाली जगह चला जाता है। एशियन को लगता है कि वो वहाँ उसे अरेस्ट करने आया है, पर यूजिन कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो वहाँ अकेला नहीं आता। वो उससे कहता है कि जोसन आने से पहले उसने ये डिसाइड किया था कि जोसन की मदद वो नहीं करेगा, और अगर वो कुछ करेगा तो वो सिर्फ जोसन की बर्बादी के लिए होगा। फिर एशियन कहती है कि अगर ऐसा होता तो उसने अब तक उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया। उसे तो पता था कि लोगन पर गोली चली तब वो वहाँ बंदूक के साथ मौजूद थी। यूजिन कहता है कि वो जानना चाहता था कि क्या सच में जोसन बदल चुका है या फिर जिस औरत से मैं मिला वो अलग है। फिर यूजिन कहता है कि वो वही गलती सुधारने आया है। वो उसे वहाँ कुछ वक्त के लिए प्रैक्टिस के लिए आने से मना करता है क्योंकि कुछ दिनों में अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ रेड करने वाले थे और तब जब यूजिन आएगा तो वो अकेला नहीं आएगा। यूजिन जाने लगता है तब एशियन उसे कहती है कि वो भी उसी रास्ते जा रही है। फिर यूजिन और एशियन जंगल में से साथ जाने लगते हैं। तब यूजिन उससे पूछता है कि जोसन को बचाने के लिए तुम ही क्यों। एशियन कहती है कि जोसन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, उस पर पहले भी कई अटैक्स हो चुके हैं और लोगों ने अपनी जान देकर उसे बचाए रखा है, लेकिन इस बार जोसन धीरे धीरे बिखरता जा रहा है और इस बार उस पर अटैक करने वालों में अमेरिका भी शामिल है, तो किसी को तो उसे बचाना ही होगा, तो वो मैं क्यों नहीं हो सकती। एशियन कहती है कि लगता है कि वो उसकी चिंता कर रहे। तभी यूजिन उसकी बात को काट कर कहता है कि वो अपनी चिंता कर रहा है। एशियन बात टालने के लिए कहती है कि जब पंछी इतनी नीचे से जा रहे हो तो ज़रूर बारिश होती है। दूसरे दिन सच में बारिश होती है। ग्वानसू दो लोगों को अमेरिकन लीगेशन में लेकर आ रहा होता है। यूजिन जो कि खिड़की से उन्हें देख रहा था उनमें से एक आदमी को पहचान लेता है। वो लॉर्ड किम का पुराना सर्वेंट था। दोंग में जिस शॉप में सामान लेने आया था वहाँ एशियन भी आ जाती है। उसकी मेड एंटर करते ही दोंगमे को देखकर घबराकर एक रैक पर रखा सामान नीचे गिरा देती है। एशियन उसे शॉपकीपर को बुलाकर लाने को कहकर सामान समेटने लगती है। दोंगमे भी उसकी मदद में लग जाता है। सामान उठाते वक्त एशियन की स्कर्ट उसके हाथ को छूकर गुजरती है। एशियन तभी पीछे देखती है और तुरंत खड़े होकर दोंगमे से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। दोंगमे जो कि उसकी स्कर्ट को अब भी पकड़े हुए था उसे कहता है, कुछ नहीं माय लेडी, कुछ भी तो नहीं कर रहा मैं। एशियन डरी हुई दोंगमे की तरफ देखती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इफ़ यस देन डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो फॉर योर सजेशंस एंड सब्सक्राइब द चैनल। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे।
इसी के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी आपके लिए इस ड्रामा का एक नया एपिसोड लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।